नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सरला क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पेप्टिक अल्सर के बारे में बताने वाली हूं, जो कि है रिलेटेड टू नॉर्मल लाइफ से भी और साथ ही ये मेडिकल नर्सिंग फील्ड में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाली हूं, जिसमें कि जो नॉर्मल जो पर्सन है वो भी समझ पाए और साथ ही जो डेफिनेशंस है और वो किस वजह से होता है, इसका रेशियो क्या है, साथ ही इसके क्लिनिकल फीचर्स है, मतलब किस किस कारण हो सकता है या हमें कब कौन सी जांच करवानी चाहिए या कौन सा डायग्नोसिस जो है हमें करवाना चाहिए, साथ ही इसमें कौन कौन से हमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मेडिकल नर्सिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पेप्टिक अल्सर की वजह से आपके पास विजिट करते हैं। तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और आपको इसके बारे में कितना पता होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो बने रहे सरला क्लासेस चैनल के साथ। दोस्तों, पेप्टिक अल्सर जो है ये क्या, इसका डेफिनेशन अगर हम देखें या फिर एक्चुअली में कहा जाए कि क्या होता है, तो यह है इट इज डिफाइंड एज अ होल इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होल होना, ठीक है, या उसमें अल्सर होना या जो छेद पाया जाना, वो क्या कहलाएगा, आपका पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर जो है 98% जो पेप्टिक अल्सर होता है वो हमारे डिओडिनम में होता है। ठीक है, हमारा जो स्टमक है कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ये आपका फंडस वाला पार्ट आता है, ये इसोफेगस के लिए है और ये बॉडी वाला पार्ट है, और जस्ट जो पाइलोरस के बाद जो है हमारा डिओडिनम स्टार्ट होता है। तो 98% जो केसेस होते हैं वो डिओडिनम वाले पार्ट में आता है, इसलिए इसको हम डिओडिनल अल्सर भी कहते हैं। यह यूं कहा जाए कि जो 98% जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके गैस्ट्रिक अल्सर और जो डिओडिनल अल्सर का रेशियो अगर देखें, तो इसमें रेशियो पाया जाता है 4.1 का। डिओडिनल की मात्रा ज्यादा होगी और जो है स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर का जो मात्रा है वो क्या होगा, कम होगा, या उसकी होने की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है अगर एक ही संख्या में पाए जाते हैं तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे देते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट होते हैं एक साथ तो हम उसे कहते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, इसे हम कहते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम अगर क्या हो, मल्टीपल इन नंबर हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। आप समझ गए होंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या है, होल इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा या छेद प्रेजेंट होना, जो कि कंडीशन होती है ज्यादातर जब आप गैस्ट्राइटिस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपके में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आपके गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं, तो ये क्या होता है, बढ़ते जाता है और उस बढ़ने की कंडीशन के बाद जो वो पेप्टिक अल्सर में चेंज हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस किस वजह से होता है, इसका मेन कारण क्या है, तो इसमें जो मेन कारण है इम्बैलेंस बिटवीन गैस्ट्रिक डिओडिनल म्यूकोजल एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फोर्सेस। ठीक है, अब इम्बैलेंस किसमें हो रहा है, गैस्ट्रिक डिओडिनल और म्यूकोजल के एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फोर्सेस के कारण। अब सोच रहे होंगे एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फोर्सेस क्या है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फोर्सेस क्या है, इसमें कहा गया है गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल म्यूकोजल फोर्सेस। ठीक है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे ये है आपका म्यूकोजल लाइनिंग, ये जो बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे, और ये है आपका एग्रेसिव फोर्स जो ऊपर की तरफ से लग रहा है, और जो नीचे की तरफ से लग रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका डिफेंसिव फोर्सेस। ठीक है, तो इसके बीच में ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इस पेप्टिक अल्सर वाले कंडीशन में क्या हो रही है, इसमें जो है डिफेंसिव फोर्सेस क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर की स्थिति जो है यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। वैसे ही अगर कभी एग्रेसिव फोर्सेस भी अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या होगा, आपका पेप्टिक अल्सर होने की संभावना रहती ही है। ठीक है, तो चाहे अगर एग्रेसिव फोर्सेस ज्यादा हो और डिफेंसिव फोर्सेस ज्यादा हो तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकती है, आपकी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन कौन से जो केमिकल्स हैं या कौन कौन से जो तत्व जो है आते हैं आपके एग्रेसिव फोर्सेस में और डिफेंसिव फोर्सेस में, तो इसके लिए आगे देखते हैं।
दोस्तों तो डिफेंसिव फोर्सेस में कौन कौन सी चीजें आएंगी। डिफेंसिव फोर्सेस में है यहाँ पर आपकी 5 चीजें प्रेजेंट है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है सिक्रीशन ऑफ सरफेस म्यूकोजल लेयर बाय एपिथेलियल सेल। सरफेस म्यूकस क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है किससे, एपिथेलियल सेल से। ठीक है, तो सिक्रीशन हो रहा है किसका, म्यूकस का, सरफेस म्यूकस का। जैसे कि विलाई प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये सरफेस क्या करता है, म्यूकोजा ज्यादा सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट भी क्या करता है, ये म्यूकोजल लेयर जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये डिफेंसिव फोर्सेस है और एग्रेसिव फोर्सेस के बारे में आगे मैं बताऊंगी। देन है नेक्स्ट प्रोटेक्टिव एपाइकल सरफेस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स। क्या करता है ये, प्रोटेक्टिव एपाइकल सरफेस जो है बनाता है कौन सा, गैस्ट्रिक म्यूकोजल जो सेल्स होते हैं वो। उसकी वजह से क्या होता है, ये डिफेंसिव फोर्सेस उसको लगाता है, नीचे से क्या करता है, डिफेंसिव फोर्सेस उसको लगाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये हमारे गैस्ट्रिक जो पार्ट में आएंगे, इसलिए ये क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स जो है उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, डिफेंसिव फोर्सेस लगा रहे हैं। नेक्स्ट है रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटी होती है किसमें, जो म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें। तो ये वहां पर बनने के लिए या कुछ घाव अगर हो जाता है उसको बार बार भरने के लिए वो क्या करता है, फिर से रीजनरेशन की प्रक्रिया को करता है, उसकी वजह से भी ये फोर्सेस लागू होते हैं। नेक्स्ट है म्यूकोजल जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से भी डिफेंसिव फोर्सेस लगाए जाते हैं। और वही डिफेंसिव और एग्रेसिव फोर्सेस जो है एक साथ मिलकर अल्सर बना लेते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्रेसिव फोर्सेस होंगे जिससे कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और वहां पर अल्सर बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्रेसिव फोर्सेस के बारे में और कौन कौन से एग्रेसिव फोर्सेस होते हैं उसके बारे में। एग्रेसिव फोर्स जो है वो लगाया जाएगा इस विलाई या फिर इस म्यूकोजल जो लेयर है उसके ऊपर से। ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाएगा आपका, एग्रेसिव फोर्सेस। और एग्रेसिव फोर्सेस अगर लगाया जाएगा तो वह क्या करेगा, अल्सर बना लेगा बहुत ही नीचे तक। अगर इस तरीके से बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, और यहाँ से डिफेंसिव फोर्सेस भी लगेगा। ठीक है, तो ऊपर से लगाया गया जो फोर्स है वो क्या कहला रहा है, एग्रेसिव फोर्स। और ये किस किस कारण से हो सकता है, सबसे पहले है गैस्ट्रिक एसिडिटी के कारण से। गैस्ट्रिक एसिडिटी किसके कारण से होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के कारण से होगी, जो कि आपके बर्निंग सेंसेशन है, थोड़ा सा जलन इस तरीके से वो पैदा करता है। अगर ये जलन ज्यादा होगी तो आपको पेन जैसा भी महसूस होगा। नेक्स्ट है पेप्सिन जो हार्मोन है उसकी एक्टिविटी के कारण। वैसे तो HCl, पेप्सिन, रेनिन, टेनिन ये सभी जो है हमारी पेप्टिक गैस्ट्रिक हमारे स्टमक से सिक्रीशन होते ही है, लेकिन अगर ये क्या हो रहा है, इसकी एक्टिविटी ज्यादा अगर बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर जो पेप्सिन हार्मोन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, तो उस वजह से वो क्या करेगा, एग्रेसिव फोर्सेस लगाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होगी और ये एग्रेसिव फोर्सेस उसके ऊपर लगाएगा, जिसके मुकाबले में जो है नीचे वाला पार्ट भी अपना डिफेंसिव फोर्सेस लगाएगा। नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट में ज्यादातर आप क्या आएंगे, कॉफी, चाय और अल्कोहल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉफी, चाय, अल्कोहल ये सब लेना छोड़ दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पर लेना है, किस टाइम पर लेना चाहिए, और साथ ही उसके पहले क्या आपको कुछ खा लेना चाहिए या नहीं खा लेना चाहिए। स्पाइसी फूड अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक होगा और उससे जो आपकी ईटिंग हैबिट है उसके पेप्टिक अल्सर होने के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स। अगर हम कोई भी मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक खाने का टाइम होता है, आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अगर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और आप दवाई किसी भी टाइम पर ले लेते हैं, और कई बार जो है वो आपके म्यूकोजल लेयर को क्या कर देता है,
नुकसान पहुंचा देता है, उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है। जिसमें कि ड्रग्स आते हैं आपके नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स और एनाल्जेसिक्स है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ये सभी जो मेडिसिन है उनकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके म्यूकोजल लेयर पर एग्रेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं। ये सभी जो है एग्रेसिव फोर्सेस में आएंगे। नेक्स्ट है एसिड पेप्टिक एक्टिविटी। एसिड और पेप्टिक की क्या हो रही है, हाई एक्टिविटी या एक्टिविटी होने के कारण से क्या होगा, आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, ज्यादा बन रहा है और उसके हिसाब से आप अपने फूड हैबिट को चेंज नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस समय आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए आप नहीं कर रहे हैं, लंच करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे जो है आपकी कंडीशनिंग हो रही है या आपका खाने का टाइमिंग हो रहा है और पहले से जो सिक्रीशन है वो होने ही स्टार्ट हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होगी। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने खाने के जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें चेंजेस लाकर इन सभी चीजों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में कि हमें कौन कौन सी जो चीजें हैं दिखाई देंगी या कौन कौन सी समस्या होगी जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपको पेप्टिक अल्सर तो नहीं है। तो सबसे पहले जो होगा आपका इपीगैस्ट्रिक पेन। इपीगैस्ट्रिक एरिया जहां पर मैं दिखा रही हूं वहां पर क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, या बर्निंग सेंसेशन, कुछ जलन महसूस होगी और साथ ही यहां पर बर्निंग पेन भी हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन में जाए कि पेप्टिक अल्सर का कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकता है, तो उसमें हिमरेज होगा। हिमरेज या कहीं पर जो है आपको ब्लड आएगा, जैसे कि मेलेना, ब्लड इन स्टूल की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। आपके टॉयलेट में जो है ब्लड आएगा। साथ ही अगर आप इसमें देखेंगे तो हिमेटेमेसिस, ब्लड इन वोमिटिंग, जब आप उल्टी करेंगे तो आपको ब्लड मिलेगा इसमें। ठीक है, या फिर हाइपोटेंशन और कभी कभी जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है एनीमिया। और कभी कभी नहीं, ज्यादातर मामलों में एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है अगर आपके में हेमरेज हो चुका है और वो हेमरेज ज्यादा बढ़ चुका है, आपके ब्लड में भी, ब्लड स्टूल में भी आ रहा है, वोमिटिंग में भी आ रहा है, तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है एनीमिया की। तो अगर आपको इस तरीके का फील होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, ठीक है, बर्निंग पेन हो रहा है, गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो आप इसका ध्यान दे ताकि ये पेप्टिक अल्सर में चेंज ना हो जाए। अब बात करते हैं कि इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी चीजें जो है किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है एंडोस्कोपी कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम करते ही हैं, हिस्ट्री टेकिंग जो है वो लिया ही जाता है। हिस्ट्री टेकिंग हमेशा लेना होता है। आपको कब से स्टार्ट हुआ है, कब से आपको बर्निंग सेंसेशन की समस्या देखने के लिए मिल रही है, इसके बारे में भी आप पूछेंगे। साथ ही इसमें हम बेरियम मील के द्वारा जो है हम इसको देख सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं। ये थी दोस्तों पेप्टिक अल्सर के बारे में जानकारी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेप्टिक अल्सर क्या है, यह कैसे होता है, कौन कौन से फोर्सेस जो है अप्लाई किए जाते हैं ताकि जिससे कि पेप्टिक अल्सर की समस्या देखने के लिए मिलती है और पेप्टिक अल्सर ज्यादातर कहाँ पर होता है, साथ ही यह कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स या फिर इसमें जो कौन कौन से लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और आपको कॉम्प्लिकेशन किस कंडीशन में या किस तरीके की देखने के लिए मिलेंगी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो आप जरूर से बने रहें सरला क्लासेस चैनल के साथ और बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।